we are going to discuss how depreciation is treated as per Income Tax Act 1961. ओके सबसे पहला चार्ज, सबसे पहला कंडीशन, ये सेक्शन 32 है, सबसेक्शन 1 है, इसको सबसेक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे. ओके, it is compulsory to charge depreciation. You cannot deny. Okay, whenever you are calculating income as per Income Tax Act, you will have to compulsorily charge depreciation. The charge of depreciation is compulsory. Okay, वो depreciation क्यों होता है? We all know, because of wear and tear, passage of time, obsolescence, उन सब reasons की वजह से होता है. It may be any reason, okay, but we have to compulsorily charge depreciation. तो इन दो पैराग्राफ का basic meaning ये है that any business has to compulsorily charge depreciation. Okay, what are the conditions to be satisfied? If I want to charge depreciation, then what are the conditions to be satisfied? इसमें number of conditions है. Okay, सबसे पहला, असेट इनमें से किसी एक कैटेगरी में होना चाहिए. क्या लिखा है? असेट इनमें से किसी एक कैटेगरी में होना चाहिए. इनकम टैक्स में हमेशा ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. दे डू नॉट चार्ज asset on single asset, they always charge depreciation on a block of asset. So block means a combination of a group of assets. I have 5 plants, so 5 plants become a block. I have many different types of furnitures, so all furnitures become a block. Okay, I have many different types of intangible assets. मेरे पास गुडविल भी है, ट्रेडमार्क भी है, पेटेंट्स भी है. सो ऑल दीज इंटेंजिबल एसेट्स विल फॉर्म अ ब्लॉक. तो हम सारी एसेट्स पे ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल बेसिस. एक एक एसेट पे इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, जो हम नॉर्मली सीख के आए. अकाउंट में हर एक एसेट को डिपेंडिंग अपॉन द मेथड एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइम इट हैज बीन यूज्ड इन द करंट ईयर, हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. इनकम टैक्स में हमेशा ब्लॉक वाइज डेप्रिसिएशन चार्ज होता है. ओके, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं तो बिल्डिंग्स का एक ब्लॉक बनेगा. बहुत सारी मशीनरीज एंड प्लांट हैं तो उनका एक ब्लॉक बनेगा. ओके, और इनके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी अलग अलग होता है. फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग पे 10% लगेगा, फर्नीचर पे 10% लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% लगेगा, कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स पे 40% लगेगा. तो जो एक कॉमन परसेंटेज में फॉल होते हैं, है ना, गुडविल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से इंटेंजिबल एसेट्स कोई भी है उसके ऊपर 25% लगता है. ये सारे रेट्स अलग अलग हैं. सो एसेट शुड बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी. ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी. ओके, ब्लॉक क्या होता है, उसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, एवरीथिंग विल बी थ्रू, डोंट वरी. Buildings, machinery, plant or furniture being tangible assets, know-how, patents, copyrights, and all these things being intangible assets. तो asset या तो tangible होना चाहिए या तो intangible assets, that we already know. Okay, now very much important conditions. The depreciation in value of any other capital assets cannot be claimed as a deduction from business income. मतलब इसके अलावा कोई भी कैपिटल एसेट होगा, okay, then उसका आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते. डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी क्लेम्ड ऑन लैंड. उसका कोई डेफिनेट लाइफ नहीं होता है, उसका लाइफ इनडेफिनेट होता है. हम हमेशा उसी चीज का डेप्रिसिएशन गिनते हैं जिसका लाइफ लिमिटेड होता है. okay? तो अगर फ्री होल्ड लैंड है, मतलब मेरा खुद का ओन्ड लैंड है, then I cannot claim depreciation. Okay, but yes, उस लैंड के ऊपर अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं क्योंकि उसका लाइफ लिमिटेड हो सकता है.
ओके, लैंड का लाइफ अनलिमिटेड होता है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन प्लांट? प्लांट इंक्लूड्स ships, books are also considered as part of the plant, vehicles, scientific apparatus and surgical equipments। okay, ये सारी चीजें बिजनेस पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। what it does not include: tea bushes, livestock like cow, animals or other things, okay, buildings or furnitures and fittings used for the purpose of business or profession, but does not include tea bushes or livestock or buildings or furniture and fittings. The word plant does not include an animal, human body और stock in trade। stock in trade पे हम कभी भी depreciation charge नहीं करते। okay? The expression plant includes a part of the plant, for example engine of a vehicle, है ना, वो भी एक plant है। Similarly, machinery includes part of machinery and building includes part of building। बिल्डिंग में ये सारी चीजें भी आ जाती है। फैक्ट्री में अपने रोड, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, दिस ऑल विल फॉर्म पार्ट ऑफ बिल्डिंग। ग्रेजुअली वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स। प्लांट में क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता। तो फर्स्ट कंडीशन इज कि असेट के ऊपर मैंडेटरी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। नंबर 2, which are the conditions to be satisfied to claim depreciation? इसमें सबसे पहला है the asset should be either a tangible assets or intangible asset। Number 2, that is section 31 subsection 2 clause B, the asset should be actually used by the assessee। देखो हर एक वर्ड का मीनिंग है, एक्चुअली यूज होना चाहिए। कौन यूज करेगा? असेसी यूज करेगा। कौन से पर्पस के लिए यूज करेगा? बिजनेस पर्पस के लिए। कब यूज करेगा? ड्यूरिंग द प्रीवियस। एक कंडीशन में बहुत सारी चीजें, एक्चुअली यूज्ड बाय असेसी, should be actually used by assessee for the purpose of business and during the previous year। okay? तो अभी इसमें एक्चुअल यूसेज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल यूसेज? business purpose and during the previous year। so this use includes active usage as well as passive usage। now what is a passive usage? if the asset is ready to use, एक बार asset ready to use कंडीशन में आ गया, ओके, उसके बाद वो यूज नहीं हुआ तो भी उसको माना जाएगा। मतलब आपने उसको प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं किया और आपको कोई भी एक प्लांटिंग मशीनरी आपने परचेस किया, फैक्ट्री पे लेके आए, उसको इंस्टॉल कर दिया, तो उसका ट्रायल रन हो गया और आपको अब कंफर्म हो गया कि ये जो भी डिजायर्ड हमारा प्रोडक्शन है उसके लिए रेडी है, पर अभी आपके पास ऑन हैंड कोई भी डिमांड नहीं है, सेल्स आपका होने वाला नहीं है, तो आप कुछ टाइम पीरियड के लिए प्रोडक्शन बंद कर देते हो या प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं करते, तो भी ऐसा माना जाएगा कि एसेट का यूज होना स्टार्ट हो गया। इवन इफ यू आर नॉट एक्चुअली यूजिंग इट, मींस यू आर नॉट एक्टिवली यूजिंग इट, और उसका पैसिव यूजेज स्टार्ट हो गया, द एसेट इज रेडी टू यूज। ओके, और यहाँ पे लिखा है इट इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ यूज। हम लोग तो यही पढ़ के आए, 6 मंथ्स के लिए एसेट खरीदा हो, 6 मंथ्स का यूज हुआ हो तो 6 मंथ्स का, 7 मंथ्स का यूज हुआ हो तो 7 मंथ्स का, 3 मंथ्स का यूज हुआ हो तो 3 मंथ्स का। ओके, यहाँ पे क्या बोला है? वो टाइम के प्रोपोर्शन में चार्ज नहीं होता है।
उन्होंने एक आपको ये पूरा पैराग्राफ दे दिया है, ओके। उसका सिंपल मीनिंग ये है that if the asset is used for less than 180 days, then half depreciation. Greater than 180 days, greater than or equal to, then full. मतलब मैंने कोई भी असेट 2 जुलाई को परचेज किया, ओके, और उसको तभी से यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो 2 जुलाई टू 31 मार्च more than 180 days होगा कि नहीं होगा? It will be more than 180 days or not? Yes. Just a minute, I've got it. More than 180. कितना हो जाएगा? More than 180 days, ओके। तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? फुल, वॉट एवर बी द परसेंटेज, ओके। चलो, ये एसेट मैंने 2 जुलाई को परचेज किया, इट वॉज परचेज ऑन 2 जुलाई, बट इट वॉज रेडी फॉर यूज ऑन 15 नवंबर। तो यहां से लेके यहां क्या होगा? लेस देन 180 डेज और मोर देन 180 डेज? प्लीज बी क्विक टू आंसर। Less. लेस देन 180 डेज होगा, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल, जो असेट आपने खरीदा है उस पे 10% डेप्रिसिएशन लगता है, तो इस केस में पूरा लगेगा 10% फॉर होल ईयर, और इधर लगेगा 5%, हाफ डेप्रिसिएशन। सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात है, ओके। सब्सिक्वेंट ईयर्स में तो फुल डेप्रिसिएशन ही मिलेगा। इज इट ओके? किसी को डाउट है तो पूछो, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, डाउट हो तो पूछ लेना। इसमें नॉर्मली हम लोग ना, इट इज नॉट ऑलवेज ना, नॉर्मली हम लोग 2 अक्टूबर याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं? 2 अक्टूबर ऑफ एनी ईयर। इसके बाद खरीदा तो लेस देन 180 डेज, और इसके पहले खरीदा तो मोर देन 180 डेज। ये एक ना, नॉर्मली कभी 2 अक्टूबर होता है, कभी 3 अक्टूबर होता है, बट नॉर्मली है ना। और आप 180 डेज गिनोगे ना, तो ईयर के बिगिनिंग से नहीं गिनने का, उसके एंड से गिनने का। मतलब मैंने इस ईयर में एसेट खरीदा है 2021 में, ओके, तो उल्टा गिनने का ऑलवेज। अभी आप यहां से लेके ये डेट तक आओगे तो आपका नियर टू 180 डेज हो जाएगा, देख लेना। 31 मार्च 2021 है, तो मार्च के 31, फेब के 28, जनवरी के 31, दिसंबर के 31, नवंबर के 30, और अक्टूबर के कितने डेज गिनेंगे? 29। हो गया है ना? ये क्या है? 2 अक्टूबर क्या होता है? 2 अक्टूबर तो ये भी बताना पड़ेगा। What happens on 2 अक्टूबर? गांधी जयंती। ओ, लाल बहादुर शास्त्री जयंती होता है उस दिन। ओ, दोनों होता है, डोंट वरी। We only remember गांधी जयंती, but it is both. जो लोग ये वीडियो देखेंगे ना, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, कैसे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तुरंत आंसर नहीं देते। चलो, अब एक और चीज सिखाता हूँ। आपने 2019-20 में कोई एसेट खरीदा, ओके, उस साल में वो एसेट यूज ही नहीं हुआ, इट डिड नॉट गेट यूज्ड, ओके।
आपने 2020-21 में उसको यूज करना स्टार्ट किया और वो किया आपने से 10th ऑफ दिसंबर 2020। इस ईयर में आपने एसेट खरीदा था, लेट्स से यू परचेज्ड इट ऑन 5th ऑफ अक्टूबर। तो 1920 में कितना डेप्रिसिएशन आएगा? हाफ या 50%। 50%। 2021 में फुल। उसका यूजेज पीरियड देखो, 10th दिसंबर 20 टू 31st मार्च 21। आपको ऐसा लगेगा कि आपने उसको यूज किया है लेस देन 180 डेज, बट ऑलवेज रिमेंबर ये जो 180 डेज वाला कंडीशन है ना, वो सिर्फ फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन को एप्लीकेबल होता है। तो आपका फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन कौन सा था? 1920। उसके बाद एसेट एक दिन के लिए भी यूज होगा ना, इवन फॉर अ सिंगल डे, whole depreciation shall be allowed, even if the asset is used for even a single day after the first year of acquisition, then also full depreciation would be charged, है ना? इधर देखते थे, this restriction applies only to the year of acquisition and not for subsequent years। तो उसका मीनिंग ये होगा जो मैंने आपको समझाया। ओके if I purchase certain assets but I am not the actual user of the asset, मैंने asset खरीदा और उसको लीज पे दे दिया, I have given the asset on lease, तो ये यूज कौन करेगा? लेसी, है ना? Forget what we learned in accounting, उधर भूल जाओ कि वो फाइनेंशियल लीज था, ऑपरेटिंग लीज था, वो सब हमने पढ़ा था, वो भूल जाओ। ओके, इनकम टैक्स क्या कहता है? डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? लेसर के लेसी। हमने पहला कंडीशन पढ़ा था, बोलो। ये ओनर है, ओनर अपने लिए यूज नहीं कर रहा है, उसने क्या कर दिया? लीज कर दिया, है ना? तो लेसी क्लेम करेगा कि लेसर क्लेम करेगा? लेसी करेगा ना। लेसर करेगा। लेसर, who is the actual owner। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा ये कहता है, इनकम टैक्स एक्ट ऑलवेज सेज वन थिंग, whosoever is the owner, okay, will claim the depreciation। The deduction on account of depreciation would be allowed to the owner who has let on hire his buildings, machinery, plant or furniture। But वो लेटिंग मतलब वो उसका बिजनेस का पार्ट होना चाहिए। ओके, that letting out of building, plant or machinery should be part of the business। okay? चलो, अगर वो पार्ट ऑफ द बिजनेस नहीं है, मैंने एसेट खरीदा है, मेरे पास एक्स्ट्रा एसेट है, ओके, तो मेरा बिजनेस एज सच लीजिंग का नहीं है। आई एम नॉट एक्चुअली इनटू द बिजनेस ऑफ लीजिंग। मेरा बिजनेस तो कुछ और मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का है, बट कुछ एक्स्ट्रा एसेट पड़ी थी तो मैंने लीज पे दे दिया। ओके, इन दैट केस इट इज नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय बिजनेस टू लीज, तो भी डेप्रिसिएशन तो अलाउ होगा। बट ये वाला डेप्रिसिएशन जो है जहाँ पे आपका बिजनेस है, तो वो बिजनेस के डेप्रिसिएशन मतलब बिजनेस इनकम में अलाउ होगा। अगर बिजनेस नहीं हुआ तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अलाउ होगा। यू कैन क्लेम द डेप्रिसिएशन एज एन ओनर। ओके, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर लीजिंग का आपका बिजनेस है, यू आर एक्चुअली इनटू द बिजनेस ऑफ लीजिंग, देन यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन अंडर दिस हेड। अगर लीजिंग आपका बिजनेस नहीं है, then you can claim depreciation under this head। okay? मैंने आपको ये ऑलरेडी समझा दिया है
active usage as well as passive usage. What is the meaning of passive use? Asset is kept ready for use, available for use. ऐसा भी वर्ड यूज होता है कभी कभी. रेडी फॉर यूज नहीं होगा तो कौन सा वर्ड यूज होगा? द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज. फॉर एग्जाम्पल, standby equipment and fire extinguishers can be capitalized if they are ready for use. Fire extinguisher तो वैसे भी ready to use होता है, उसमें कुछ करने की ऐसी जरूरत नहीं होती, प्रोवाइडेड वो बहुत ही बड़े स्केल पे किया गया. हम वो फायर एक्सटिंग्विशर जो छोटा सा बॉटल आता है वो भी हो सकता है, और कई सारी बार पूरी फैक्ट्री में उसका एक पूरा अलग सिस्टम बिठाना पड़ता है, तो उसके लिए भी ना इंस्टॉलेशन और वो सब नेसेसरी होता है. नाउ वी ऑलवेज विश कि फायर एक्सटिंग्विशर का एक्चुअली यूज ना करना पड़े फैक्ट्री में या हमारे प्रीमाइसेस में फायर ना हो. दे आर नॉट बीइंग एक्चुअली यूज्ड बट दे आर रेडी फॉर यूज, अवेलेबल फॉर यूज, तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, है ना. इसकी वजह से बिजनेस करना आसान होता है, हमको सेफ्टी फील होता है. Likewise, machinery spares which can be used only in connection with an item of tangible fixed assets. Only in connection with an item of tangible fixed asset का मतलब होगा कि ये not interchangeable है. कौन सा वर्ड पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे? Not interchangeable. इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते. इंटरचेंज का मतलब कि एक स्पेयर अगर एक मशीनरी में यूज नहीं हुआ तो किसी दूसरी मशीनरी में यूज हो जाएगा, तो वो इंटरचेंजेबल है. इफ दैट इज इंटरचेंजेबल तो वो इन्वेंट्री हो जाएगा. क्या हो जाएगा? इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ इन्वेंट्री. ओके. और अगर वो नॉट इंटरचेंजेबल है, मतलब कोई भी एक पार्ट मशीनरी ए के लिए यूज होगा पर मशीनरी बी के लिए यूज नहीं होगा, इट विल बी यूज्ड फॉर मशीनरी ए बट नॉट फॉर मशीनरी बी, तो वो कैसा हो गया? नॉट इंटरचेंजेबल. इन दैट केस वो हो जाएगा पार्ट ऑफ असेट. इसका पार्ट हो जाएगा वो असेट का पार्ट. ऑन दैट मशीनरी स्पेयर ऑल्सो, अगर जिस असेट में वो यूज होने वाला है उसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन है, तो पार्ट्स के ऊपर भी 15% लगेगा. The assessee must own the asset wholly or partly. कभी कभार पार्टली भी होता है ना, हायर परचेस. मैंने पूरा अमाउंट नहीं पे किया है, कुछ डाउन पेमेंट पे किया है, कुछ इंस्टॉलमेंट पे की है. या तो इधर जो एग्जांपल दिया हुआ है वो कि मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, दैट आई गॉट अ लैंड ऑन लीज. मैंने एक लैंड लिया लीज पे, तो ये लीज पे है, वो मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, बट इसके ऊपर मैंने बिल्डिंग बनाया जिसमें मैं एक स्कूल चला रहा हूं. सो दिस मे नॉट बी माय प्रॉपर्टी बट दिस बिल्डिंग बिलोंग्स टू मी, दिस स्कूल बिलोंग्स टू मी. तो इन दैट केस मैं बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ. इसको सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है. इन लोगों ने कौन सा वर्ड यूज किया है? सुपर स्ट्रक्चर. ओके. चलो, कल मैंने आपको थोड़ा सा ये भी बताया था कि अगर बिल्डिंग मेरा नहीं है, बिल्डिंग भी मैंने लीज पे लिया है, पर इसमें मैं दो तरह के एक्सपेंस करवाऊंगा. एक होगा नॉर्मल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जो हमने आगे पढ़ा था सेक्शन 30 में, और दूसरा होगा मेजर रिपेयर या कोई भी कैपिटल नेचर का मैंने एक्सपेंडिचर करवाया. आई मेड एक्सपेंडिचर ऑफ अ कैपिटल नेचर.
तो बिल्डिंग मेरा नहीं है, बट मैंने उसमें कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है ना, तो इन दैट केस मेरा जो पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये अलग होगा सेक्शन 30 में, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ओके। और ये वाला माना जाएगा पार्ट ऑफ माय असेट, इसको मेरे असेट का पार्ट माना जाएगा और इसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूँ, ओके। Depreciation in respect of power generation undertakings, the businesses which are involved or engaged in the generation of power or generation and distribution of power, okay। तो इन लोगों को ऑलवेज कौन सा मेथड यूज करना है, SLM। इधर इन लोगों ने बोला नहीं है, हमको पढ़ के पता करना पड़ेगा, है ना। See, the depreciation on the above mentioned assets shall be calculated at the percentage of actual cost. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और इसके रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन भी अलग अलग है। However, the aggregate depreciation allowed in respect of any asset for different assessment year shall not exceed the actual cost. ये लॉजिकल, ओके। अगर ये लोग चाहें तो WDV मेथड भी ऑप्ट कर सकते हैं, ये फर्स्ट चॉइस है, पर अगर ये ना करना हो तो WDV भी अलाउड है। Such option must be exercised before the due date of furnishing return, okay। It is further provided that any such option once exercised shall be final। मतलब आपने SLM to WDV किया तो अब आने वाले हर साल के लिए WDV ही लगेगा, फिर आपको चेंज नहीं कर सकते। ऑप्शन वंस सिलेक्टेड कैन नॉट बी चेंज्ड, ओके। Block of assets, in the case of any block of assets at such percentage of the written down value of the block, okay। ब्लॉक में क्या क्या होता है हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, टेंजिबल एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ओके। एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑन प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर्ड बाय एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ज्यादातर जो लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको ओवर एंड अबव नॉर्मल डेप्रिसिएशन, उनका नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है 15% फॉर प्लांट एंड मशीनरी। ओवर एंड अबव दैट दे विल बी गेटिंग 20% additional depreciation by an assessee engaged in the business of manufacture or production of any article or thing, or in the business of generation, transmission or distribution of power। आप मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रोडक्शन में है या तो जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में है, आपको एडिशनल 20% डेप्रिसिएशन मिलेगा, ओके। 15% plus 20%, that is 35% in a year, ओके। उसके लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी और इसको यूज कैसे किया जाता है, ओके। कोई भी ऐसा मशीनरी जो सेकेंड हैंड है, ओके, मतलब इंडिया में या इंडिया के बाहर किसी ने उसको यूज किया उसके बाद हमने खरीदा है, तो सेकेंड हैंड मशीनरी पे ये अवेलेबल नहीं होगा। दूसरा, कोई भी मशीनरी या प्लांट जो आपने ऑफिस में, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में या गेस्ट हाउस में लगाया है उस पे भी नहीं। ऑफिस अप्लायंसेस और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल उस पे नहीं, ओके। और ऐसा कोई भी मशीनरी जिसके ऊपर आपको एक्चुअल कॉस्ट एज अ डिडक्शन अलाउ हो चुका है ऑलरेडी, तो उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 35 में, तब आपको क्लियर होगा। किसी एक एसेट पे
100% डिडक्शन अलाउ हो जाता है एक ही साल में, या 100% से भी ज्यादा डिडक्शन अलाउ होता है. ऑलवेज रिमेंबर आइदर डिडक्शन और डेप्रिसिएशन, बोथ इज नॉट पॉसिबल. सिर्फ एक आध केस है जहां पे वो पॉसिबल है, मैं आपको क्लियर करवाऊंगा. अदरवाइज आइदर डिडक्शन और डेप्रिसिएशन. जिस एसेट में आपको 100% या उससे ज्यादा डिडक्शन मिल गया, साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो एसेट खरीदी जाती हैं उसके ऊपर आपको 100% या उससे ज्यादा डिडक्शन मिल जाता है, तो उसके ऊपर आपको ना तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा और ना ही एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा. नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड वेयर द एक्चुअल कॉस्ट, पूरा कॉस्ट अगर आपको बाय वे ऑफ डिडक्शन अलाउ हो गया, देन नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड. इफ द एसेट इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 days, 180 डेज से कम के लिए यूज हुआ, तो ऑब्वियस है कि आप प्लांट एंड मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे. नॉर्मल हाफ, दैट इज 7.5. तो एडिशनल भी कितना मिलेगा, हाफ. और एडिशनल टोटल आपको 20% ही मिलता है. कितना गया? टोटल एडिशनल डेप्रिसिएशन इज 20% ओनली. बोलोगे सर आपने सिर्फ 10% लिखा है क्योंकि एसेट हाफ ईयर के लिए यूज हुआ है, लेस देन 180 डेज के लिए, तो बाकी का जो 10% होगा वो नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा. कुल मिला के 20% ही मिलेगा. ओके, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा? द अंडरटेकिंग्स विच आर engaged in the manufacturing activity, production activity, generation and transmission of power.